तो आज बात करते हैं हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही कमाल की व्यंग्य रचना जैसे उनके दिन फिरे की। अब देखिए, ये कहानी सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन इसके जरिए परसाई जी ने समाज पर इतना तीखा वार किया है ना कि मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कहानी को। देखिए, परसाई जी का लेखन सिर्फ हंसाने के लिए होता ही नहीं है। वो तो चेतना को झकझोर देता है, आत्मा को तिलमिला देता है। मतलब ये एक बहुत गहरी सामाजिक टिप्पणी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इस व्यंग्य के जरिए परसाई जी ने हमारे समाज की उन कमजोरियों को सामने रखा है और दिखाया है कि कैसे हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े राजा से, और उसकी एक बड़ी अजीब सी नीति थी। वो कहता था, पुत्रों को भेड़िया समझो। अब उसके 4 बेटे थे और उसे उनमें से किसी एक को अपना वारिस चुनना था। सवाल ये था कि वो ये तय कैसे करेगा, भाई कौन है सबसे लायक। बस यहीं से पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। तो राजा ने क्या किया, उसने अपने बेटों के लिए एक परीक्षा रखी, एक चैलेंज। सबको बोला, 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाओ, जितना हो सके पैसा कमाओ और कोई एक बढ़िया सा हुनर सीख कर आओ। यही परीक्षा तय करने वाली थी कि अगला राजा कौन बनेगा। तो अब देखते हैं कि चारों राजकुमार इस चुनौती को कैसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े राजकुमार की। उसने चुना ईमानदारी का रास्ता। उसने सोचा कि अपनी काबिलियत साबित करने का यही सबसे सही तरीका है। उसके हिसाब से एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण होते हैं ईमानदारी और मेहनत। और जानते उसने क्या किया? बड़े राजकुमार ने पूरा 1 साल एक सेठ के यहां मजदूरी की, बोरियां ढोई, जी तोड़ मेहनत की और अपनी ईमानदारी की कमाई से जमा किए सिर्फ 100 सोने के सिक्के। उसका मानना था कि एक राजा के लिए यही गुण, यही मेहनत सबसे जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे राजकुमार पर। उसका फलसफा बिल्कुल अलग था। वो मानता था कि राजा की असली ताकत तो जोर जबरदस्ती और अपने राज को फैलाने में है। तो उसने जो रास्ता चुना वो उसके बड़े भाई के रास्ते से एकदम उल्टा था। इसने क्या किया? इसने डाकुओं का एक गैंग बना लिया और सरकारी अधिकारियों से साठ-गांठ करके लूटपाट शुरू कर दी। उसका तर्क ये था कि एक राजा को बहादुर और लुटेरा होना चाहिए, तभी तो वो अपने राज्य को बढ़ा पाएगा। और कमाई हुई पूरे 5 लाख सोने के सिक्के। अब आते हैं तीसरे राजकुमार पर। इसने सोचा कि सिंहासन का रास्ता व्यापार से होकर जाता है, लेकिन इसका व्यापार करने का तरीका सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि सीधे रास्ते पर चलकर ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो उसने चुना मिलावट का रास्ता। घी में मूंगफली का तेल मिलाया, चीनी में रेत मिला दी, अधिकारियों को घूस खिलाई और कमाल की बात तो ये है कि उसने अपना ये मिलावटी सामान अपने ही भाइयों को भी बेच दिया। उसकी सोच थी कि राज करने के लिए चालाकी और बेईमानी बहुत जरूरी है। और नतीजा, पूरे 10 लाख सोने के सिक्के। और अब सबसे छोटा राजकुमार, देखने में एकदम सीधा साधा विनम्र भला इंसान, लेकिन उसका तरीका सबसे अलग और शायद सबसे शातिर था। उसने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिसे कोई आसानी से पकड़ ही नहीं पाया। उसने सेवा आश्रम नाम की एक जगह पर ट्रेनिंग ली, पर यह कोई आम आश्रम नहीं था। अरे वहां तो वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और साथ ही सीख रहा था जनता को बेवकूफ बनाने की कला। मतलब सेवा और त्याग के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था। तो उसने वहां से निकलकर मानव सेवा लीग नाम की एक संस्था खोली और गरीबों के नाम पर सबसे चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और चंदा भी किससे लिया? अपने भाइयों से, उनके सेठ से, अपने डाकू भाई के गैंग से, किसी को नहीं छोड़ा। और उसका तर्क क्या था? तर्क ये था कि एक राजा को जनता की जेब से पैसा निकालना आना चाहिए, वो भी बड़े प्यार से, जैसे बिना छुरी चलाए खून निकाल लेना। तो जरा एक नजर डालते हैं पहले 3 भाइयों की कमाई पर। ईमानदार भाई के पास हैं सिर्फ 100 सिक्के, डाकू भाई ने कमाए 5 लाख और मिलावट करने वाले ने 10 लाख। फर्क देखिए कितना बड़ा है। ये अपने आप में ही एक कहानी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और फिर सामने आता है सबसे छोटा राजकुमार और उसकी कमाई पूरे 20 लाख सोने के सिक्के, मतलब अपने भाइयों से कहीं ज्यादा। ये रकम सुनकर तो दरबार में बैठे सब लोगों के होश ही उड़ गए। तो अब फैसले की घड़ी है। राजा और मंत्री क्या तय करेंगे वो तो बात की बात है, पर सोचने वाली बात यह है कि सिंहासन का असली हकदार है कौन?
वो जो ईमानदार है, या जो ताकतवर है, या फिर वो जो चालाक है, या वो जो सेवा की आड़ में सब कुछ करना जानता है? तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। राजा अपने मंत्री से सलाह लेता है कि भाई अब फैसला सुनाओ। और ये फैसला सिर्फ एक राजकुमार के बारे में नहीं है, ये तो पूरे राज्य के भविष्य और उसके मूल्यों का फैसला होने वाला है। और मंत्री जो तर्क देता है वो हैरान कर देने वाला है, पर अपने आप में बिल्कुल लॉजिकल है। वो कहता है, महाराज, सबसे छोटा राजकुमार ही सबसे ज्यादा काबिल है। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी तीनों भाइयों के गुण मौजूद हैं। वो बड़े भाई की तरह मेहनती है, दूसरे की तरह लुटेरा है और तीसरे की तरह धोखेबाज भी है। मतलब वो तो ऑल इन वन पैकेज है। और बस फैसला हो गया। सबसे छोटे राजकुमार को सबसे काबिल मानकर राजा बना दिया जाता है। यही तो है इस कहानी का असली व्यंग, असली पंचलाइन, जहां करप्शन के सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे चालाक रूप को इनाम मिलता है। ये दिखाता है कि समाज में कामयाबी का मतलब क्या हो गया है। तो कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन असली बात अब शुरू होती है। चलिए अब जरा इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये सीधी सी लगने वाली कहानी असल में हमारे समाज को एक आईना दिखाती है। तो परसाई जी इसके जरिए हमें क्या बताना चाह रहे हैं? व्यंग्य, जिसे अंग्रेजी में सटायर कहते हैं, होता क्या है? ये एक ऐसा साहित्यिक हथियार है जो हंसी मजाक और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करके समाज की कड़वी सच्चाइयों को, उसके भ्रष्टाचार को सामने लाता है। मतलब बात मजाक में कही जाती है पर चोट बहुत गहरी होती है। तो इस कहानी के जरिए परसाई जी हमारे समाज की किन किन बातों पर निशाना साध रहे हैं? पहली बात कि कैसे ईमानदारी पर चालाकी भारी पड़ती है। दूसरी, कैसे सेवा का पाखंड रचकर लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि समाज नतीजों को इनाम देता है, नैतिकता को नहीं। ईमानदारी से की हुई मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को लोग अब एक आम बात मानने लगे हैं। तो कुल मिलाके ये कहानी उस पूरी वैल्यू सिस्टम पर ही सवाल उठाती है जहां जनता का शोषण करने में जो सबसे माहिर है उसी को सबसे अच्छा लीडर मान लिया जाता है। ये एक बहुत कड़वा सच है जिसे परसाई जी ने कमाल के ढंग से हमारे सामने रखा है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये बातें आज के समय में भी उतनी ही सच नहीं हैं? क्या आज भी जनता से पैसा निकलवाने की कला को एक शासक का, एक नेता का जरूरी गुण नहीं माना जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।